प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आए हुए प्रश्न पत्र संकेतांक 801 HA जो कि हिंदी विषय का ये पहला सेट है। आज इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो हमारा प्रश्न पत्र दो खंडों में विभक्त होता है, जिसमें खंड आ जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों का होता है और वो सारे प्रश्न OMR शीट में देने होते हैं। तो जिसमें हम जानते हैं पहले 10 प्रश्नों में प्रथम 5 प्रश्न अर्थात 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न मिलते हैं वो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित होते हैं। इसके बाद 6 नंबर से लेकर के 6 से 10 नंबर तक हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित होते हैं। इसके बाद 11वां 12वां और 13वां प्रश्न 11वां 12वां 13वां प्रश्न क्रमशः रस अलंकार और छंद पर आधारित होता है। इसके बाद 14 15 16 14, 15, 16 जिसमें 14वां प्रश्न आपको उपसर्ग पर मिलेगा, 15वां समास और 16वां पर्यायवाची अथवा तद्भव तत्सम पर आधारित होगा। इसके बाद 17वां प्रश्न जो मिलता है वो हमारा संस्कृत व्याकरण पर आधारित होता है, जिसमें हमको युष्मद और तद 2 शब्द रूप से संबंधित प्रश्न होता है। 18वां प्रश्न वाक्य का स्वरूप, वाक्य आप जानते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इन वाक्यों पर आधारित होता है। 19वां प्रश्न वाक्य परिवर्तन, जबकि 20वां प्रश्न हमारा पद को जानना होता है कि विकारी अथवा अविकारी शब्द से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार से खंड आ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं खंड आ के पहले प्रश्न को। देख रहे हैं, खंड आ बहुविकल्पी है, जिसका पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में देख रहे हैं, कह रहा शुक्ल युग के लेखक नहीं है। पहले प्रश्न पत्र में पूछा है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो देख रहा जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के लेखक हैं, प्रेमचंद भी हैं, रामचंद्र शुक्ल भी हैं। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ये शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो इसका हमारा विकल्प डी सही है। प्रश्न नंबर 1 का विकल्प डी सही है। इसके बाद यदि हम दूसरा प्रश्न देखें, दूसरे प्रश्न में देखने दिया है कि आप पूछ की रात कहानी के लेखक हैं। तो पूछ की रात कहानी हम जानते हैं मुंशी प्रेमचंद की है। तो इसमें विकल्प बी सही है। इसके बाद यदि तीसरा प्रश्न देखें, तीसरे प्रश्न में सिंदूर की होली के नाटककार हैं। तो सिंदूर की होली के नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र, विकल्प सी सही है। विकल्प सी लक्ष्मी नारायण मिश्र ये सिंदूर की होली के नाटककार हैं। इसके बाद यदि चौथे प्रश्न को हम देखें, देख रहे चौथे प्रश्न में दिया है रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, बी प्रभाकर माचवे, सी राम वृक्ष वेनीपुरी और डी राहुल सांकृत्यायन। तो रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद यदि हम पांचवा प्रश्न देखें, देख रहे पांचवी प्रश्न में दिया है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। तो देखें इसमें ऑप्शन ए दिया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी देवेंद्र सत्यार्थी, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी राम वृक्ष वेनीपुरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद यदि हम छठा प्रश्न देखें, छठे प्रश्न में देखने दिया है, छठा प्रश्न देख रहे हैं अब ये पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बी मिश्र बंधुओं ने, सी रामचंद्र शुक्ल और डी देख रहे जॉर्ज ग्रियर्सन दिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। इसके बाद हम सातवें प्रश्न को देखें, तो देख रहे सातवें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 7 है, क्या निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है? देख रहे हैं ऑप्शन ए में कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसमें कवि प्रिया ये रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। शेष 3 रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास ये देव की रचनाएं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कवि प्रिया ये देव की रचना नहीं है। इसके बाद यदि हम 8वें प्रश्न को देखें, तो देख रहे हैं 8वें प्रश्न में दिया है कि भारतेंदु युग की विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है। देखिए ऑप्शन ए राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध और डी है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग ये भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, 9वें में देख रहे हैं 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो देखें तार सप्तक का प्रकाशन आप जानते हैं अज्ञेय अर्थात विकल्प बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद यदि हम 10वें प्रश्न को देखें, तो 10वें प्रश्न में देखने दिया है, 10वां प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है?
ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 11वां प्रश्न देखें। आप देख रहे हैं इसके बाद फिर ये रस, छंद और अलंकार पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे। देख रहे हैं 11वें प्रश्न में दिया है कि हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो देख रहे हैं इसको देखने पर ही, हमको स्पष्ट पढ़ने पर ही आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार से कह सकते हैं इसमें हास्य रस है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हास्य रस है। इसके बाद 12वें प्रश्न को यदि देखें, 12वें में देखने दिया है कि उस काल मारी क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर यदि देखें मानो हवा के वेग से कह रहा उपरयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो देखें सोते हुए सागर की तुलना हवा के वेग के समान की गई है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार ऑप्शन ए सही है। इसके बाद यदि हम 13वें प्रश्न को देखें, देख रहे 13वें प्रश्न में 13वां प्रश्न है कि जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपरयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। तो देखें इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद हमको बताना है कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है। तो इनमें यदि आप मात्राओं को गिने तो गिनने पर आप पाएंगे इसमें 11 और 13, 11 13 11 13 मात्राएं मिलेंगी जो कि सोरठा का लक्षण होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न यदि देखें, 14वें में आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देख रहे हैं अनुकरण में अनु का प्रयोग हुआ है तो ये सही नहीं है। अनुशासन में भी देख रहे हैं अनु लगा है। इसके बाद अनुवाद में भी देख रहे हैं अनु उपसर्ग लगा है। अनुत्तीर्ण में अगर देखें तो इसमें अनु उपसर्ग है, अनु नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुत्तीर्ण। इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद यदि हम 15वां प्रश्न देखें तो देख रहे हैं 15वें में पूछा है नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। तो यदि इसमें हम देखें ऑप्शन ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु और डी अव्ययी भाव। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो शब्द दिया है उसका एक विशेष अर्थ निकाला गया है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद देख रहे हैं 16वां प्रश्न है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देख रहे हैं नीरद बादल का पर्यायवाची है, अम्बुद बादल का है, जलद भी बादल का है, जलज जलज कमल का है। वही पूछा है कि कौन बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो जलज देख रहे हैं कमल का पर्यायवाची है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न यदि देखें, 17वें में देखें दिया है कि युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन रूप है। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए युवाम, बी त्वया, सी त्वत् और डी तुभ्यम। तो इसमें कौन जो है शब्द तृतीया एक वचन रूप है ये हमको बताना है। तो इसमें देखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी त्वया है। तो इस प्रकार से 17 का ऑप्शन बी सही है। 18वें प्रश्न में दिया है, 18वें प्रश्न में कह रहा आंधी आई और हम घर भागने लगे रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। देख रहे हैं आंधी आई ये एक स्वतंत्र वाक्य है, हम घर भागने लगे ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है और दोनों को देख रहे हैं और के द्वारा जोड़ दिया गया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इसका ऑप्शन सी सही है। क्योंकि सरल वाक्य में केवल एक क्रिया होगी, यहाँ पर देख रहे हैं दो क्रिया हैं, एक आई और दूसरा भागने लगे। जबकि सरल वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है। और यदि दोनों वाक्य एक दूसरे से रिलेटेड हों, कहने का मतलब अगर एक दूसरे पर निर्भर हैं, स्वतंत्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर मिश्र वाक्य होगा। क्योंकि दोनों स्वतंत्र हैं और एक से अधिक क्रियाएं हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 19वां है, 19वें में देख रहे हैं महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो देख रहे हैं 3 वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तो देख रहे हैं यहाँ पर कर्ता महात्मा बुद्ध, ठीक है, इन्हीं की प्रधानता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कर्तृवाच्य है। इसके बाद 20वां प्रश्न यदि देखें, 20वें में कह रहा वह अचानक चला गया, वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। तो देख रहे हैं संज्ञा, तो संज्ञा तो इसमें है नहीं। सर्वनाम, सर्वनाम देख रहे हैं वह है, जबकि पूछा अचानक के लिए है। चला गया क्रिया है और अचानक बताना तो अचानक क्रिया विशेषण है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ये खंड आ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल है। अब यदि हम खंड बा देखें, खंड बा देख रहे हैं वर्णात्मक प्रश्नों में
इसमें देख रहे हैं 21वां प्रश्न में पूछा गया है, कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम जानते हैं इस प्रश्न में 2 खंड होते हैं, जिनमें से किसी एक खंड के गद्यांश के सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जिसमें देख रहे हैं का नंबर में कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप कह सकते हैं ये लगभग हर वर्ष पूछा जाता है, प्रत्येक वर्ष आता है। तो ये हम जानते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कह रहा उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखना हम जानते हैं, यह पाठ मित्रता नामक पाठ से और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रकार से आप इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद इसका सेकंड है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देख रहे हैं गद्यांश में रेखांकित, आप देख रहे हैं रेखांकित भाग पहली लाइन पूरी है और दूसरे में आधा पार्ट है। तो इस प्रकार से 1.5 लाइन है। इसके रेखांकित अंश की हमको व्याख्या करना है। तो इसकी व्याख्या में कह सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन को संगति बहुत प्रभावित करती है। बुरे और दुष्ट लोगों की संगति घातक बुखार की तरह हानिकारक होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी जानलेवा होता है, उसी प्रकार बुरी संगति में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार, नैतिकता तथा अन्य सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं रेखांकित भाग का अर्थ है। थर्ड है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है। कुसंग की तुलना आप देख रहे हैं इसके अनुसार एक भयानक ज्वर से कुसंग की तुलना की गई है। तो देख रहे हैं या तो आप इसका भाग के सभी तीनों प्रश्नों को करेंगे अथवा देख रहे हैं पैराग्राफ खा अथवा करके देख रहे हैं दूसरा पैराग्राफ दिया है, तो अथवा आप इसको करेंगे। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा। तो देख रहे हैं फर्स्ट प्रश्न में पूछा है उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हम जानते हैं ये पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इसका आप संदर्भ से लिख देंगे इसके संदर्भ को। सेकंड पूछा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देख रहे हैं रेखांकित अंश की यदि हम व्याख्या में लिखें तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, जो व्यक्ति देखने कह रहा ईर्ष्यालु होता है उसमें निंदा करने की आदत अपने आप आ जाती है। इसलिए निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी की संज्ञा दी गई है। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न पूछा है ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है। तो देख रहे हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति सीधे सीधे इसको समझाया गया है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा ये सोचकर करता है कि वह जिसकी निंदा कर रहा है वह व्यक्ति आम जनता और मित्रों की नजर में गिर जाएगा तथा इससे जो स्थान रिक्त होगा उस पर वह अपने आप स्थापित हो जाएगा। तो ये ईर्ष्यालु व्यक्ति इसलिए दूसरे की निंदा करता है। इसके बाद देख रहे हैं 22वें प्रश्न में किरण निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देख रहे हैं इसमें भी गद्यांश की तरह पद्यांश भी है का और इसी का एक अथवा मिलेगा। इन दोनों में से किसी एक के हमको सभी उत्तर देने हैं। जैसे का में देख रहे हैं उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। तो इस प्रकार से ये एक देख रहे हैं श्लोक दिया है। इसको हम जानते हैं यह सूरदास के पद देख रहे हैं पद से लिया गया है जिसके रचयिता सूरदास जी हैं और इसी पर आधारित देख रहे हैं प्रश्न दिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। तो देख रहे हैं 3 प्रश्न इस पर भी हैं। उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आप देख रहे हैं ये आपकी जो पुस्तक है उसके पद जिसके रचयिता सूरदास जी हैं से लिया गया है। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद थर्ड कह रहा है ब्रज नारी सो जगत बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से इनकी व्याख्या करनी है। इसके बाद देख रहे हैं अथवा अथवा में दिया है चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं एक ये कविता और दी हुई है। तो इसमें भी आप चाहे ऊपर वाले सूरदास के पद करेंगे अथवा इसको करेंगे। ये कविता आप जानते हैं पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से ली गई है जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो उनके आधार पर इस कविता के आधार पर इन 3 प्रश्नों का आप उत्तर देंगे। इसके बाद फिर देखें यदि हम अगले प्रश्न को देखें, अगला प्रश्न है आप देख रहे हैं संस्कृत प्रचारिका पर रिलेटेड है। संस्कृत
नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देख रहे हैं का नंबर और इसका अथवा फिर दिया है। तो देख रहे हैं ये गद्यांश चूंकि संदर्भ सहित व्याख्या करनी है तो ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और इसके अथवा की अगर बात करें, देख रहे हैं अथवा में दिया है क्या एकदा बहवा जना धूमनायाम आरूहि नगरम प्रति गच्छन्ति। इस प्रकार से देख रहे हैं ये पैराग्राफ दिया है। और इस पैराग्राफ की बात करें तो ये प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका भी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। इसके बाद 24वां है, देख रहे हैं नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसके पहले आपने देखा संस्कृत में गद्यांश था, अब ये हमारा संस्कृत में पद्यांश है। तो देख रहे हैं इसमें पहला श्लोक, ये हमारा जो पहला श्लोक है जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। और इसके अथवा में अगर देखें बंधनम मरणम वापि जयपु वापि पराजय। तो देख रहे हैं ये श्लोक आपका वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद 25वां प्रश्न है, क्या अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस प्रश्न में ध्यान देना है कि हमारे जनपद में जो खंड काव्य चलता है उस खंड काव्य के 2 प्रश्न मिलेंगे, उन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे देख रहे हैं पहला प्रश्न हमारा मुक्ति दूत खंड काव्य का है, का नंबर की बात करें तो मुक्ति दूत खंड काव्य का है। इसमें देख रहे हैं 2 प्रश्न हैं, मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चित्रण कीजिए। दूसरा है मुक्ति दूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। तो देख रहे हैं इन 2 प्रश्नों में आपको इन 2 में से किसी एक का उत्तर देना है, दोनों का नहीं देना, ये ध्यान रहे। इन दोनों में से हमको किसी एक का उत्तर ही देना है। यदि आपके जनपद में मुक्ति दूत खंड काव्य चलता है तो शेष जो खंड दिए हैं उनको नहीं करना। यदि आपके जनपद में कोई दूसरा खंड काव्य चलता है तो फिर आपको उसके उत्तर देने हैं। तो ध्यान रहे जैसे मुक्ति दूत चल रहा है इन 2 में से किसी एक का ही उत्तर देना है। और शेष खा देख रहे हैं ज्योति जवाहर, फिर इसको नहीं करेंगे। गा अग्र पूजा, तो इस प्रकार से खंड काव्य दिए हैं। तो जिनके जनपद में जो भी खंड काव्य चलता है उसी खंड काव्य के 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। इसके बाद 26वां प्रश्न देख रहे हैं, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देख रहे हैं 26 का में कह रहा दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 4 लेखक के नाम दिए हैं। इन 4 लेखकों में से किसी एक लेखक का हमको जीवन परिचय देना है और फिर जीवन परिचय लिखने के पश्चात उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। जैसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इनकी रचना में मिल जाएगा चिंतामणि, रश्मिमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास। तो इस प्रकार से इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं मिलेंगी शिक्षा और संस्कृति, आत्मकथा, भारतीय शिक्षा, गांधी जी के देन और बापू के कदमों में। इसके बाद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की अगर प्रमुख रचनाओं को देखें तो शतदल, अश्वदल, पंचपात, विश्व साहित्य, झलमल, अंजलि, बिखरे पन्ने, साहित्य शिक्षा, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की यदि देखें तो उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रसवंती, नील कुसुम, संस्कृत के 4 अध्याय, रेती के फूल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो जीवन परिचय लिखने के पश्चात इनकी फिर प्रमुख रचनाओं का आपको वर्णन करना होगा। इसके बाद यदि हम अगला प्रश्न देखें, खा नंबर खा में देख रहे हैं काव्य से संबंधित हैं। इनमें भी किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देख रहे हैं यहाँ भी 4 कवियों के नाम हैं। तो जीवन परिचय 4 में से किसी एक का लिख करके उनकी प्रमुख रचनाओं का हम उल्लेख करेंगे। जैसे सूरदास जी की यदि रचना की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। बिहारी लाल की बिहारी सतसई है। मैथिली शरण गुप्त जी की यदि बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की यदि रचना की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद देख रहे हैं अगला 27वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो ये 27वां प्रश्न भी हर वर्ष पूछा जाएगा। तो आपको निश्चित रूप से श्लोक संस्कृत परिचायिका से याद रखना है और कम से कम 2-3 श्लोक याद रखें, क्योंकि यदि पेपर में आ जाता है तो उसको नहीं लिखा जाता है। तो इस प्रकार से इसको आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। 28वां देख रहे हैं, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र अथवा
अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को बधाई पत्र। तो देख रहे हैं पत्र लिखने के लिए या तो आप ऊपर वाले को लिखेंगे अथवा नीचे वाले, इन दो में से किसी एक को लिखना है। 29वां देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का हमको उत्तर देना है। जैसे पहला कह रहा चंद्रशेखरा कहाँ आसीत? तो चंद्रशेखरा एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत, ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। सेकंड है वीरा केन पूज्यते, तो वीरा वीरेण पूज्यते इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। थर्ड में वाराणसी नगरी कस्याः नद्या कूले स्थिता, तो वाराणसी नगरी गंगया नद्या कूले स्थिता अस्ति। ज्ञानम कुत्र संभवति? ज्ञानम सर्वत्र संभवति, तो ये इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए तीसवा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देख रहे हैं जल है तो कल है, मेरे सपनों पर भारत, इस प्रकार से देख रहे हैं ये निबंध दिए हैं। इन निबंधों में से और थर्ड है सड़क सुरक्षा जीवन एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व, इस प्रकार से देख रहे हैं 5 निबंध दिए हैं, 5 में से कोई एक निबंध हमको जो अच्छी प्रकार से तैयार है उसको लिखना है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 संकेतांक 801 HA जो कि हमारा पहला सेट है, तो ये पहला सेट 2024 का है। तो 25 की दृष्टि से इसके इसी टाइप का हमारा प्रश्न 2025 में भी आने वाला है। तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।